नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गिपी हिंदी चैनल में स्वागत। दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि हमारा पूरा अपडेट आपको मिले। तो क्या आपको अपनी फिटनेस को रिगेन किया और कई मेडल भी जीते, जैसा आपने बताया। मैं जानना चाहूंगा, देश जानना चाहेगा, ये कैसे संभव हुआ? मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब शोल्डर में बहुत बड़ी इंजरी हुई तो मैंने खुद ने सोचा कि रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन मन में ये आया कि नहीं, इसको ठीक करूंगा। आपके अंदर सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो मैंने अपने आप पे विश्वास किया कि मुझे ये ठीक करनी है। उसके लिए मैंने बहुत एक्सरसाइज की। आज भी मुझे 1 घंटे सिर्फ हाथ के शोल्डर की जो इंजरी उस पे 1 घंटे देना पड़ता है, वो अलग से टाइम निकाल रखा है मैंने। और मैं मानता हूँ कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस प्रकार से शोल्डर की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। मैं अलग अलग करता हूँ, जैसे ये एक्सरसाइज करता हूँ, ये एक्सरसाइज करता हूँ, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज। जिस हाथ को इंजरी हुई है वहां क्या कर सकते हैं? वहां ये शोल्डर में इंजरी हुई थी, इसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजें रहती है मेरी शोल्डर से, जैसे थेराबैंड वो आपका एक्सरसाइज। हाथ ऊपर होता है, जो इंजर हाथ है वो ऊपर होता है? नहीं, ये भी हाथ ऊपर होता है मेरा। हाँ, हाँ बताइए। तो इसके लिए मैं अलग अलग एक्सरसाइज करता हूँ। जैसे किसी टाइम में थेराबैंड तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैं ट्यूब से भी एक्सरसाइज करता था। साइकिल ट्यूब लेके आते थे, हम खरीद के लेके आते थे, उससे एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास संसाधन बहुत कम थे। चलिए देवेंद्र जी, आपने तो एक बड़ा प्रेरक काम किया है और लोगों का हौसला भी बुलंद किया। और जब आपने बताया कि आपकी माता जी आज 80 साल की उम्र में भी टहलने जाती है, ये अपने आप में माँ के आशीर्वाद आप पर भी बने हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। आइए हम अब जम्मू कश्मीर चलते हैं, बेटी अफसान से बात करेंगे। अफसान ने वैसे अफसान, आपने तो फुटबॉल में कमाल करके दिखाया है और फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एज इट लाइक ए अफसान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे अपनी बात कहने का मौका दिया, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर आए आप। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। बिकॉज मैं अभी बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ, बट मैं मुंबई के पीफा क्लब में खेलती हूँ एज अ गोलकीपर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, तब मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ स्ट्रगल करके इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में भी थोड़ा चेंज आए। वो लड़कियों को आगे देखना चाहिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लड़कियों को एक्सरसाइजेस करते हुए, वॉक करते हुए या ग्राउंड में देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारे JNK स्टेट की लड़कियाँ भी आगे आ रही है। नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल ओवर कंट्री जितनी भी लड़कियां, उनको आगे आना चाहिए, ना कि पीछे रहना चाहिए। हमें अपनी बात हर किसी के सामने रखनी चाहिए और खुद को फिट रखना चाहिए, जो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि एज अ संसार में बोला जाता है कि औरत पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे औरत माँ होती है, बेटी होती है, किसी की बहू भी बनती है, तो उसको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो उस चीज के लिए एक लड़की को फिट रहना बहुत जरूरी है। मैं बताऊं जी, आपने जिस प्रकार से अचीव किया है कि कश्मीर की बेटियों के लिए, देश के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, लेकिन कश्मीर की बेटियों के लिए आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गई हैं। और आपने खुद ने तो तपस्या की है, लेकिन कई बच्चियों को जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए आपने उनको इंस्पायर किया है। इसलिए आप सचमुच में बधाई के पात्र हैं। और मुझे विश्वास है कि आपको फॉलो करके देश भर में लड़कियां जरूर आगे आएंगी और आगे तक जाएगी। लेकिन आप तो गोलकीपर के रूप में भी काम करती हैं। जी सर, मैं एज अ गोलकीपर, मेरा पोजीशन है।
तो फिर तो आपको सिर्फ फिजिकल नहीं, थोड़ा मेंटल मुझे अलर्टनेस भी करना पड़ता होगा। फिजिकल और मेंटल और फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एज ए कीपर मुझे बहुत सारे जंप्स डाइव्स वगैरह करने पड़ते हैं। तो मुझे उस चीज के लिए खुद को बहुत ज्यादा फिट रखना, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना पड़ता है, ज्यादा ना हो कम ना हो, ताकि मैं लाइक जब भी हम गोल पोस्ट पे खड़े होते हैं तो कीपर एक ऐसा इंसान होता है जो पूरा मैच देख रहा होता है, हर एक प्लेयर पे उसकी नजर रहती है। तो कीपर पे आई गेस मुझे लगता है 60% गेम डिपेंड रहता है, वो पूरा अपनी टीम को चलाता है। तो कीपर का फिजिकली फिट रहना जरूरी नहीं, मेंटली फिट रहना भी बहुत जरूरी है। आप इसके लिए जो करते हैं कुछ बताओगी, ताकि हमारे देश के नौजवानों को आपका रूटीन कैसे होता है, कैसे बता करती है, थोड़ा सा उनको गाइड करिए। मैं मोस्टली मॉर्निंग सुबह 5:30 ग्राउंड जाती हूँ, ग्राउंड पे अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में 5:30 उठ के पहले मेडिटेशन करती हूँ, ताकि अपना माइंड कूल एंड काम रख सकूँ। मैं जो हमारे MS धोनी है, कैप्टन है इंडियन टीम के, एक्स कैप्टन रह चुके हैं, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो बहुत ही कामली काम करते हैं। एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, ही इज़ वेरी काम, और मुझे उनकी वो जो कामनेस है खुद में लाना बहुत अच्छा लगता है, कि जैसे वो कामली काम करते हैं अपनी लाइफ में, हर एक को अपनी लाइफ में वैसे ही कामली काम करना चाहिए। अपने मेंटल स्ट्रेस को ज़्यादा हाई नहीं करना चाहिए, अपने मेंटल स्ट्रेस को बैलेंस रखना चाहिए, ताकि जो दिन भर के काम होते हैं वो ईजिली और स्ट्रेस फ्री कर सकें। ठीक है, आजकल बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल होने के बजाय 24 घंटे स्क्रीन के सामने ही ज्यादा समय बिताते रहते हैं। प्रत्येक राज्य में फिट रहने की अपनी स्थानीय परंपरा रही है। आपने तो बचपन अपना, भले आज इस फुटबॉल को लेकर के आप मुंबई में आप काफी कुछ समय बिताते हैं, लेकिन हर एक राज्य की अपनी एक विशेषता होती है फिटनेस की। कश्मीर में वेदर भी हमेशा अनुकूल नहीं होता है, बहुत ही विपरीत रहता है। तो ऐसे में आप वहाँ की कौन सी ऐसी पारंपरिक चीजें हैं जो वहाँ के बच्चों के जीवन में, क्योंकि मैंने देखा है खेल कूद में कश्मीर के बच्चे शानदार हैं, अद्भुत है। ये नेचुरल फिटनेस में वहाँ क्या ऐसे तौर तरीके हैं? मोस्टली हम एक हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो यहाँ पे जो ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम होता है, जब हम बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में खेलने जाते हैं, तो हमें वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होता। हमारा स्टेमिना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उस लेवल के लिए जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। और मैं वैली से बिलोंग करती हूँ, सब बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ है, तो डेफिनेटली पूरे चारों तरफ हमारी ग्रीनरी होती है जो हमें बहुत हेल्प करती है ब्रीथ करने में, हमें फ्रेश एयर मिलती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू ब्रीथ, कि हमें फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, तो वो बहुत हेल्प करती है। और हमारे जो माउंटेन्स है, ऑल हमारे जो सराउंडिंग है माउंटेन से भरी पड़े हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिलती है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा, बच्चे ट्रैकिंग को बहुत दिलचस्पी लेते हैं ट्रैकिंग में, क्योंकि माउंटेन्स है, उन चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिलता है। और हमारी जो मोस्टली जो होती है मन की शांति के लिए नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अफसाना, आपको बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का भी नाम रोशन कीजिए और हमारे कश्मीर का नाम भी रोशन कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। आइए मिलिंद जी से बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते मिलिंद जी, मेड इन इंडिया मिलिंद जी। बिल्कुल। देखिए मिलिंद जी, आप अपने तरीके से मेक इन इंडिया के बहुत वोकल समर्थक रहे जी। मेड इन इंडिया नाम पर आपकी किताब भी काफी पॉपुलर हुई है जी। मिलिंद जी, मैं जरा कुछ अलग का ही सवाल पूछ लेता हूँ आपको। ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है जी, वही उम्र है कि कुछ और है? वो मेरे हिसाब से पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये फिट इंडिया मूवमेंट जो बनाया गया है ये तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे देश में ऐसा ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है कि सबको
फिट रहने के लिए एक एफर्ट करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हेल्थ के लिए और फिट रहने के लिए एक मेहनत करने की जरूरत होती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो फिट इंडिया मूवमेंट फैला रही है। जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उम्र अभी 55 साल की है, तो मैं उनसे कहता हूँ, और आप इतने मतलब आयरन मैन किया है, अल्ट्रामैन किया, मैराथन दौड़ते हैं, 100 किलोमीटर दौड़ते हैं, 400-500 किलोमीटर दौड़ते हैं। 2012 में मैं दिल्ली से बॉम्बे भी दौड़ा था। तो लोग पूछते हैं कि इतनी उम्र में आप ये कैसे कर सकते हो? तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी माँ है, 81 साल की है अभी, तो वो जो कर सकती है वो मैं सोचता हूँ जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूंगा मुझे वैसा बनना है। तो मेरी माँ एक मिसाल है वैसे मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी। और मैं सोचता हूँ कि हम भूल गए हैं कि नॉर्मल क्या है। फिटनेस जो चीज है वो हमारे लिए नॉर्मल क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी थे, उनके दादाजी थे, वो कितने फिट थे। वो चलते थे 40 किलोमीटर चलते थे, 50 चलते थे। आज भी औरतें पानी लेने के लिए 40-40 किलोमीटर चलती हैं, अपना काम करती है, वो खेती में काम करती है। लेकिन शहरों में या जहां तक टेक्नोलॉजी फैल गई है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है सबके पास, अभी सबके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो हम बैठते हैं और जितना हम बैठते हैं उतनी हमारी शक्ति कम हो जाती है, हमारा फिटनेस कम हो जाता है। तो जो नॉर्मल है एक इंसान के लिए कि कितना फिट रहना चाहिए नॉर्मली, कि 100 किलोमीटर आराम से कोई भी दौड़ सकता है, आराम से कोई भी चल सकता है। हम एक इवेंट करते हैं पिंकाथॉन औरतों के लिए, सिर्फ औरतों के लिए, जो 3 किलोमीटर से शुरुआत करती है और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ वो फिर 100 किलोमीटर वो कर पाती है। और उनकी उम्र होती है 60, 65, 70। तो ये जो मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट, ये अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हमारी काबिलियत क्या है, हमारी शक्ति क्या है, और सिर्फ फिजिकल शक्ति नहीं, मेंटल शक्ति क्या है। मिलिंद जी, आपने सही कहा, फिटनेस नोज नो एज, नो और लिमिट। ये सच्चाई है। और मुझे किसी ने आपकी माताजी का वीडियो क्लिप भी फॉरवर्ड किया, अरे वाह, तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा, वाह क्योंकि वाह। वो 81 उनका बर्थडे था और वो जी। 15 पुलअप्स कर रही है। पुशअप्स, जी हाँ, बिल्कुल। पुशअप कर रही हो। तो मैं हम एक दूसरे को बहुत इंस्पायर करते हैं। जी, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। 60 की उम्र में उन्हें ट्रेकिंग शुरू की। उन्होंने किलिमंजारो जो माउंटेन है वो चढ़ा, एवरेस्ट बेस कैंप किया 60 की उम्र के बाद। तो वो मुझे वो तो सबको इंस्पायर करती है। मैंने भी उनको पुशअप सिखाए, स्क्वाट सिखाए, एक्सरसाइजेस सिखाए, जो आज वो रोज करती है। तो मिलिंद जी, आपकी माताजी को मेरा विशेष प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप नेशनल स्विमिंग चैंपियन भी रहे हैं जी। और बचपन में हम लोग, मुझे तो बना, मैं अपने गांव में, मेरी फिजिकल एक्सरसाइज का एक ही क्षेत्र था, छोटा सा तालाब था, वही स्विमिंग करने चले जाना, वही हमारा जिम था। और ज्यादातर गांव के बच्चों के लिए तो यही होता है, लेकिन आपने इसको एक फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा के रूप में प्रमोट किया। मैं इसको पसंद करता हूं और मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। आप फिटनेस के लिए स्विमिंग को यूज करते रहे हैं, क्या अभी भी उसमें समय देते हैं? तो मेरा एक कोई ऐसा रूटीन नहीं है। मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है। मैं दिन में जितना भी समय मुझे मिलता है, 3 मिनट हो या 30 मिनट हो या 3 घंटा हो, जितना समय मुझे मिलता है मैं एक्टिविटीज करते रहता हूँ। कभी कभी बहुत कम समय मिलता है और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि मैं कभी जिम नहीं जाता, मैं कभी मशीन यूज नहीं करता। अभी स्पोर्ट्स के लिए वो यूजफुल होता है जब आप कंपटीशन में होते हो, लेकिन अगर सामान्य रूप से आपको अगर फिट रहना है और हेल्दी बनना है तो आप घर पे भी आसान चीजों को लेके आप फिट और हेल्दी बन सकते हो। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि मैं घर पे 8 फुट बाय 10 फुट की जगह में मैं फिट रह सकता हूँ और मैं मैराथन दौड़ सकता हूँ, मैराथन के लिए मैं तैयारी कर सकता हूँ। तो ये जरूरी नहीं लोगों के समझ में
कभी कभी बोलते हैं नहीं, फिट रहने के लिए इतना सारा करना पड़ता है, इतना समय की, इतनी समय की जरूरत होती है, जिम की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी। मैं जब दौड़ता हूँ मैं जूते भी नहीं पहनता, वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास है उसे लेके, जो भी आपके पास है उसे लेके भी आप फिट और हेल्दी बन सकते हो। सिर्फ एक मन में वो विचार चाहिए कि मुझे हेल्दी बनना है, मुझे फिट रहना है। तो वो कैसे रहना है? आसान चीजें हैं ये। बहुत लोग हमें कहते हैं कि नहीं आसान नहीं है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो अंदर झांक के अपने आप को स्टडी करके मन को भी तन को भी हम बना सकते हैं, अपनी रूटीन, अपना एक्सरसाइज हम बना सकते हैं। और गए सालों में लोगों ने किया है। मैं कहता हूं आपसे, मैराथन रनिंग में हमारा जो नेशनल रिकॉर्ड है शिवनाथ सिंह जी का 1978 में बनाया था, वो भी बिना जूते के दौड़ते थे। 2 घंटे 12 मिनट का रिकॉर्ड है जो आज तक किसी ने तोड़ा नहीं। और मैं समझता हूं कि बात यही है कि हम सोच रहे हैं आजकल की आगे बढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें जरूरी है, लेकिन मैं सोचता हूं जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि अगर आत्मविश्वास है, और स्पोर्ट्स से सबसे बड़ी चीज जो हमें मिलती है वो है आत्मविश्वास। और चलिए, आपके आवाज में, आपकी बातों में इतना अनुभव झलकता है और मुझे विश्वास है। मैं आपका पूरा समय दे रहा हूँ, नहीं बात कर रहा। नहीं, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ, मैं आज सुनना चाहता हूँ जी। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोगों को समझ में होना चाहिए कि हेल्दी और फिट रहना बहुत जरूरी है। कितना फिट रहना है वो सबके विचार के ऊपर है। अगर आप मैराथन के लिए फिट रहना चाहते हो, आप पर्वत चढ़ने के लिए फिट रहना चाहते हो, आप सामान्य जीवन के लिए फिट रहना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको जानना जरूरी है। और मैं सोचता हूँ कि फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए ये सारी जानकारी जो है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचेगा। और आपने जैसे ये लॉन्च किया है एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स, इसके बारे में मैं कहना चाहता था। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं भारत के, जो मास्टर्स में भाग लेते हैं, इंटरनेशनली मास्टर्स कंपटीशन में भाग लेते हैं, 60, 70, 80, 90, 100 की उम्र में इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव जो मास्टर्स कहते हैं उसमें भाग लेते हैं और गोल्ड मेडल जीतते हैं भारत के लिए। इनको अगर हम रिकॉग्नाइज करें तो लोगों के, आम लोगों के समझ में आएगा कि 40 की उम्र में जिंदगी खत्म नहीं होती, जिंदगी की शुरुआत हो सकती है 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, 70 की उम्र में। जो पिंकाथॉन मैंने कहा आपसे इससे पहले, जो एक इवेंट हम करते हैं औरतों के लिए, उनकी फिटनेस बढ़ाने के लिए, उसका मैस्कॉट है एक हमारी औरत जो पंजाब की है, मन कौर, आप तो जानते ही होंगे उनको। वो 104 साल की है। मिला हूं उनको। उन्होंने रन मिला है, बिल्कुल, मैंने देखे हैं फोटो, उन्होंने दिखाया मुझे फोटो कि उन्होंने रनिंग की शुरुआत की 93 की उम्र में। तो ये जो कहानियां हैं जो भारत कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कर रहे हैं आजकल, स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो तो पहले के जमाने के हैं, उनको जिम नहीं, सप्लीमेंट्स नहीं, एनर्जी ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं लगता। मिलिंद जी, आपको ढेर सारे लोग ढेर सारे सवाल भी पूछते होंगे, आपके मन में भी कई सवाल खड़े होते हुए है ना? आपके लिए एक सवाल है, मेरे लिए आपके लिए एक मेंटल चीज है। अभी हम देखते हैं कि जो भी हम करना चाहते हैं लाइफ में, अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें पीछे रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, या ये बहुत गलत है, तुम ये नहीं ना? ऐसे बहुत लोग होते हैं। और जैसे हम अभी सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत सारे लोग और लोग कहने वाले हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम बहुत बुरा कर रहे हो, ये कर रहे हो। कभी बोलते हैं कि अच्छा भी कर रहे हो, बहुत लोग करते हैं बुरा कर रहे हो। तो ऐसे समय में अभी आपके लिए भी बहुत होगा, मेरे लिए है, जैसे आप फेमस भी होते हो, किसी पोजीशन पे भी होते हो, तब और भी लोग आपको कहते हैं, मन में बहुत उसका प्रेशर होता है कि लोग मुझे बहुत बुरा कह रहे हैं, अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी बहुत कहते हैं। तो उसको आप हैंडल कैसे करते हैं?
लेकिन मिलिंद जी, आपने बड़ा अनोखा सा सवाल पूछा है। हमारे यहाँ कहा जाता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, जी बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए, किसी भी काम को खुद के लिए नहीं करते, निजी स्वार्थ के लिए नहीं करते। हम पूर्ण समर्पण भाव से एक डिटैचमेंट के साथ जब करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम करते हैं, और अच्छा काम भी मोह भाव के बजाय कर्तव्य भाव से करते हैं, तो मेरा अनुभव है कि तनाव नहीं आता है, ऊपर से ऊर्जा आती है, नया करने की ऊर्जा आती है। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा को हमने टांग खींचना नहीं मानना चाहिए। मैं समझता हूं प्रतिस्पर्धा एक तंदुरुस्ती की निशानी है, एक सोचने का तरीका है जी। पर यह तंदुरुस्ती तब अनुभव होगी जब हमारा ध्यान खुद से प्रतिस्पर्धा पर होगा। जी और मैं मानता हूं कि हर किसी ने अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, दूसरे की लकीर कम करने में समय बर्बादी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बातें चलती हैं, चलती रहेगी। चलिए मिलिंद जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करने का मौका मिला। ठीक, थैंक यू भैया। थैंक यू, बहुत ही गुड, थैंक यू। आइए रुजुता जी से बात करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि फिटनेस का मतलब है खाना पीना। नमस्ते। नमस्ते रुजुता जी। नमस्ते ऑनरेबल मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ आके आपके साथ, आप सबके साथ मिलके और खास करके आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यही लगता है कि थैंक्स टू यू आज दाल चावल घी को अप्रूवल मिल रहा है हर एक घर में। नहीं तो हम पहले यही सोचते थे कि फ्री में अपनी दादी नानी ज्ञान बांट रही है तो उसको रुजुता जी, आपका जो ईट लोकल थिंक ग्लोबल का जो मंत्र, मैं समझता हूँ आज के लिए तो भारत के लिए बहुत एकदम से मेल खा रहा है, और ये काफी कुछ जो मैं बताता रहता हूँ वोकल फॉर लोकल, और उसको भी एक प्रकार से बल दे रहा है। और आप तो हमेशा ईट लोकल के मंत्र को लेकर के हमेशा अपनी बात बताती हैं, और लोगों को आपकी बातों में रुचि भी है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज बहुत बड़ी मात्रा में जब लोग सुन रहे हैं, तो ईट लोकल के पीछे आप क्या कहना चाहती हैं? ईट लोकल के पीछे मैं वही कहना चाहती हूँ जो आपने अब भी कहा कि हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो जब हम लोकल खाएंगे तो हर कोई अलग अलग खाता है, तो उनके यहाँ का जो खाना है उनके रीजन के हिसाब से जो वहाँ पर बनता है वही लोग खाते। अगर खाएंगे तो वहाँ के फार्मर्स के लिए या वहाँ के लोकल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल अर्थ के इकोलॉजी के लिए भी अच्छा है, और हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। और ये नहीं होना चाहिए कि जब तक के कोई हैशटैग में हमारे ही खाने को हमारे सोशल मीडिया पर नहीं दिखाता, तब तक हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे कि घी को देख लीजिए आप। घी बाय द वे पीएम सर, अभी आजकल यूएस में सबसे गूगल्ड वर्ड है हाउ टू से घी, दैट्स द मोस्ट गूगल्ड वर्ड। और हम लोग पहले जैसे हल्दी दूध नहीं पी रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही उसको कोई टर्मरिक लाते कहता है या गोल्डन मिल्क तो हम पीने लगते हैं। इसीलिए आपका ये जो इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर हम हमारे ही भाषा में हमारे ही खाने को और उसके वैल्यू को पहचानेंगे। देखिए रुजुता जी, मैं कोरोना के माहौल के कारण मैं मेरी माँ से कोशिश करता हूँ हफ्ते में 1-2 बार बात हो जाए, और जब भी मैं माँ से बात करता हूँ तो तुरंत वो मुझे पूछती है कि बेटा तू हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। वो तुरंत मुझे पूछती है हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। तो आपकी बात सही है। अच्छा, आपका जो फिटनेस का मंत्र है
और मैं समझता हूँ ये मैसेज बड़ी ताकत रखता है। आप कहती है डोंट लूज हेल्थ, लूज वेट। जरा समझाइए क्या कहना चाहते हैं। मुझे यही लगता है कि हम बहुत बार वजन कम करने के कोशिश में हेल्थ गवा देते हैं, रात की नींद गवा देते हैं, दिन का चैन चला जाता है और इश्क विश्क भी नहीं हुआ होता, बस डाइट पे रहते हैं। तो मुझे यही लगता है कि लोगों को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाए। जस्ट नॉर्मल खाना जो हमारे घर पर बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल पोहा उपमा नून चाय जैसे कश्मीर में पिया जाता है, हर एक रीजन की हमारे यहाँ पर स्पेशलिटी है। तो अगर घर का खाएंगे, पैकेट में से कम खाएंगे, और अभी 2020 भी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर हमारे जो पुरुष वर्ग है वो भी अगर हमारे साथ महिलाओं के साथ घर पर हमारे किचन में काम करेंगे, तो हम लोग पैकेट में से कम खाएंगे, अपने ही किचन से ज्यादा खाएंगे, तो सेहत ऐसी ही बनी रहेगी। डिफॉल्ट में हम लोग अच्छी सेहत बना पाएंगे। तो लेकिन रुजुता जी, एक तरफ फिटनेस, एक तरफ डाइटिंग, सारा माहौल ऐसा बना हुआ है, उस समय अगर आप ईट मोर वाली बात करते हैं। देखिए, आपकी माँ जी जब आपको ये पूछती है कि आपने हल्दी ली कि नहीं, तभी आपको उन्होंने और एक सीख दी होगी, जो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये 100% आप दोनों में ये बात हुई होगी। शायद जब आप छोटे होंगे, आपने मे बी 2-3 चपाती खा ली होगी और आपने कहा होगा आज मैंने 3 चपातियां खा ली, तो अपने माँ ने आपको बोला होगा कि कभी गिनते नहीं है कि कितना खाया है, बस उतना ही खाओ जितना जरूरी है, और जो खाते हो वो आराम से चबा चबा के खाओ। आज ये विजडम कनाडा फूड गाइड में 2019 में साइंटिफिक विजडम आ गया, लेकिन हमारे घरों में हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी जो हमको प्यार से कह देती है या डांट के कह देती है, उसमें साइंस छुपा हुआ है, ये हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो आपकी बात सही है, और कितना खाएं उसके बजाय कैसे खाएं और कैसा खाएं, इसका महत्व बहुत है। और मेरी अपनी भी एक रेसिपी है, ये मेरी अपना इनोवेशन है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है, लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूँ। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था, और मेरे सप्ताह में 1-2 बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूँ। और आज मुझे लगा है, और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूंगा। रजुला जी, फार्म टू टेबल, ये आजकल इसकी बहुत चर्चा हो रही है। कई स्टार्टअप्स इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे देश में सदियों पुराना विचार है, और जैसे आपने कहा भाई, हर परिवार में ये परंपराएं थी, और अब धीरे धीरे 21वीं सदी का विचार भी बन गया है। मुझे पक्का विश्वास है कि आप जिन बेसिक चीजों को, यानी बैक टू बेसिक एक प्रकार से कहें, उसको प्रमोट कर रही हैं, और आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये बहुत अच्छा होगा। और मुझे अच्छा लगा आज आपसे बातें कर करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक नई दुनिया में प्रवेश करना चाहेंगे। अब फिटनेस की दुनिया के अलग लोग यहाँ आए, लेकिन फिटनेस का एक अलग लेवल भी होता है। और मुझे खुशी है कि स्वामी शिव दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने आज हमारे बीच आकर के हमें आशीर्वाद भी देने का और मार्गदर्शन करने के लिए स्वीकार किया है। IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग और MIT से मास्टर करने के बाद आपने ये मार्ग चुना है। लोगों को जरूर आश्चर्य भी होता होगा, आदर का भाव भी आता होगा, और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके संबंध में लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ती होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतना बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड और इस प्रकार का आज का ये समर्पित जीवन, मैं समझता हूं आपकी बात को
नई पीढ़ी जरूर नए तरीके से स्वीकार करेगी, और इसलिए जरूर हम सुनना चाहेंगे आपके अनुभव। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। बिहार योग विद्यालय और योग नगरी मुंगेर के नागरिकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों को हमारा सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आपने जो प्रश्न किया माननीय प्रधानमंत्री जी, उसका उत्तर भी आप एक रूप से दे ही चुके हैं। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो मंत्र आपने अपने जीवन का हम लोगों के सामने रखा है, वही एक प्रेरक, वही एक प्रोत्साहक का कार्य करता है और जीवन में समर्पण का एक क्षण लाता है। अपने बारे में कुछ ज्यादा कहना तो संकोचजनक होगा। मैं यहाँ केवल अपनी गुरु परंपरा के महान विभूतियों का उल्लेख करना चाहूंगा, उनके जीवन का उल्लेख करूंगा तो मेरे जीवन की बात भी अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी। हमारी गुरु परंपरा प्रारंभ होती है ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद जी महाराज से। आप में से कई लोग जानते होंगे, वो मेडिकल डॉक्टर थे, उच्चतम डिग्रियां प्राप्त थी उनको, FRCS की उच्च डिग्री प्राप्त की थी उस जमाने में, और उस समय वो मलाया में काम करते थे और बहुत यश था, नाम था, धन था। लेकिन एक क्षण आया उनके जीवन में जब इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित होकर मलाया से हिमालय आ गए, दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। हमारे परम गुरु जो उनके शिष्य हुए स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जिन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की थी,